पंचायत चुनाव पर सत्र भी रहेगा हंगामेदार। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस लाएगी स्थगन। सरकार पर विपक्ष के प्रश्न। उमा के ट्वीट से भी टेंशन। बड़े कदम उठाने की तैयारी में शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन भले दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गया हो, लेकिन आगे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। वजह है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का खत्म होना। हमने तो स्थगन प्रस्ताव मूव किया है, कल उस पर हम बात करेंगे। स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार ने कोई गलत निर्णय किया हो। सरकार ने तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, आपने उसका विरोध किया, तो आप तो स्थगन प्रस्ताव की जगह माफी प्रस्ताव लाओ। ये तो रही शीतकालीन सदन में मुद्दों की बात, लेकिन सदन से बाहर भी जेरे बहस है। पहले देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का ये ट्वीट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात हुई है तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इन सबके बीच सोमवार को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक भी बुलाई, जिसमें महाधिवक्ता प्रमुख सचिव विधि भी मौजूद रहे। ये मनसा प्रदेश के हर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के मन में है और बाकी सब में भी है कि कितना बड़ा वर्ग, 70,000 पद हैं ओबीसी के पंचायतों में, नगर पालिकाओं में अभी अलग हैं, तो इनको पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व से हम कैसे अलग कर दें, मतलब इनका पूरा राजनीतिक नेतृत्व समाप्त कर दें, ये कैसे संभव है? और ये तो मतलब एकदम अन्याय हो जाएगा। तो सरकार का प्रयास ये है कि किसी भी तरह ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायतों के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। सीएम शिवराज की मीटिंग इस बात की ओर इशारा है कि सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर रोज घटनाक्रम बदल रहे हैं, उससे यह भी लगता है कि ओबीसी आरक्षण पर सियासी जंग आसानी से थमने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स ओबीसी। बिल्कुल ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है ये क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की पॉपुलेशन है उसको अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ी संख्या है ओबीसी आबादी की, और उसे देखते हुए राजनीतिक दलों की चिंता हर लिहाज से जायज़ इसलिए है कि न सिर्फ ये एक बड़ी आबादी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भरी आबादी भी है, मुझे ये कहने में संकोच नहीं, क्योंकि बीते करीब करीब 2-2.5 दशकों में राजनीति का जो जोग्राफिया है उसमें ओबीसी की डोमिनेशन कहिए या उसका रिप्रेजेंटेशन कहिए, दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ ये सरकार बनाने में और सरकार को पीछे छोड़ने में, दोनों में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और अगर आप पंचायत चुनावों की बात करें या रूरल बैकड्रॉप की बात करें, जहां मुख्य तौर पर किसानी, पशुपालन और तमाम तरह के व्यवसाय में भी ओबीसी वर्ग का डोमिनेशन है, दबदबा है, तो वहां इन पंचायत चुनावों में उसकी भागीदारी अगर नहीं होती है तो ये उसके लिए एक बड़ा सेटबैक ही नहीं है, बल्कि उसकी नाराज़गी राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत चिंता का सबब है। और यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश में 2 मुख्य राजनीतिक दल, सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस, दोनों ये कसम खा खा कर ये कहने में जुटे हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए ये जिम्मेदार है, और वो कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं हैं साहब, ये जिम्मेदार हैं। और इस लड़ाई के बीच में ओबीसी का जो ये बड़ा समूह है आबादी का, ये शांति से देख रहा है और आकलन कर ही रहा होगा कि वो इसके लिए जिम्मेदार, तो अब अलग बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले तो ये है कि क्या पंचायत चुनाव में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और उमा भारती जी की जो ट्वीट है उनका, वो उसी महत्वाकांक्षा की नब्ज़ पर हाथ रखने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है कि आप, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, फ़ोन पर बात हुई है कि आप चुनाव तब तक न कराएं जब तक पंचायत चुनाव में इनको आरक्षण नहीं मिलता है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि राजनीतिक दांव पेच कहाँ तक पहुँचेंगे
और इन राजनीतिक दांव पेच से क्या जो मंशा है वो पूरी होगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में, उनसे मिलिए। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। हरिशंकर खटीक जी हैं, वरिष्ठ विधायक बीजेपी के, पूर्व मंत्री, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, कहाँ पहुंच रहा है अब ये मसला, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और राजनीतिक दलों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, तनाव भी बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में तो बहुत ही बेचैनी हमने देखी कि नेताओं के कुछ नेता ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसके लिए किसी और पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। मतलब एक बड़ी बेचैनी है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी में, बात करें, लेकिन कांग्रेस में कुछ अधिक है। अभी आप कहाँ देखते हैं इस मसले को? नहीं, निश्चित रूप से शरद जी, जो मामला जिस तरह का है तो एक गंभीर स्थिति पर जो है आकर खड़ा हो गया। आप देखिए कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो एक अपनी जगह हैं, लेकिन आप इलेक्शन के ऑन गोइंग प्रोसेस को कैसे रोकेंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी है। और फिर यदि सरकार को लगता है कि ये अन्याय हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस मूव करना चाहिए था अभी तक, क्योंकि कोई प्रशासनिक निर्णय से इससे तो आप ये होगा कि आप चुनाव नहीं कराने देते तो हल नहीं निकलेगा, फिर चुनाव लंबे हो सकता है कि खिंच जाएं। क्योंकि जो मुद्दा है 50% से ऊपर वाला, वो हर सरकारों को पता है, हर राजनेता को पता है कि इशू क्या है। यदि आप वाकई लाभ देना चाहते हैं तो फिर कानूनी दांव पेच में उलझाने के बजाय अभी जितना दे सकते हैं, मेरे ख्याल से उस पर उतना स्टैंड लेंगे तो भी इशू सुलझ जाएगा। अन्यथा वो 27%, 25% पे जाएंगे तो एक्सीड जैसे ही 50% होगा तो सरकार का सरदर्द भी है और राजनीतिक तौर पर जो सरदर्द है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो किसी भी राजनीतिक दल में हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव है, कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी ये हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस में तो जो है ये कई तरह के सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि उसकी पिटीशन उसी की थी, उसी के जो है से रिलेटेड लोग कर रहे थे, तो कांग्रेस की एक अलग समस्या है। लेकिन मूल विषय तो यही है कि आरक्षण जो है, जो इतने 2-2.5 दशक से चल रहा था, अचानक स्टॉप होगा तो निश्चित तौर पर एक वर्ग विशेष में असंतोष होगा। जी, आपने ठीक कहा। और पहले तो फौरी तौर पर जो भी राहत दी जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के दायरे में, और सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत के पूर्व फैसलों की प्रकाश में, जिससे कि कहीं ना कहीं ये मसला जैसे ही 50% जैसा दिनेश जी का कहना एक्सीड करेगा तो फिर कहीं ना कहीं कोई रूलिंग आएगी और वो रूलिंग इस पूरी प्रक्रिया में फिर एक अवरोध पैदा कर सकती है। खटीक साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम शरद जी आपको बता दें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में ये चाहती थी कि हम 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को दें, और देना भी चाहती है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित भी है। लेकिन कांग्रेस के हमारे साथी भाई हैं, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उनको समझ रास नहीं आया। ये चुनाव पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव होने का एक प्रावधान है, समय सीमा में चुनाव नहीं हुए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने एक साहस जुटाते हुए, क्योंकि कोरोना जैसी लहर के बाद निकल के आना एक वो पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने इसके अनाउंसमेंट, सरकार ने ठाना कि हमें चुनाव कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरा एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसकी पूरी प्रक्रिया चालू हुई। प्रक्रिया चालू होने के पहले ये नहीं चाहते थे कि राज्य स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की, फिर हाई कोर्ट के बाद जब उनकी वहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर उनको वो दिया कि आप माननीय हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपना जाके वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। उनने फिर इसके बाद भी उनकी सुनवाई का समय नहीं आया तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में गए तो ये बार बार इसके लिए पारसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर क्यों लेते रहे? जो कांग्रेस के इनके दिग्गज नेता हैं, उनके दिशा निर्देशों के आधार पर, उनके आधार पर, और इन लोगों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आखिर हुआ क्या? नुकसान हुआ। हमारे ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण हमारी सरकार चाहती है 27% हम आरक्षण दें, तो आज भी चाहती है, एक दृढ़ संकल्पित भी है कि हमें 27% आरक्षण देना है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से उस पर रोक लगी कि सामान्य वर्ग के माध्यम से और 27% आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा वो नहीं दिया जाए और सामान्य वर्ग के आधार पर उनके चुनाव कराया जाए। अब एक साइड दो पैच आ गए। एक तो ये आ गया कि एक साइड चुनाव हो रहे हैं, यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा ओबीसी वर्ग का हमारे भाई लोग उदास हैं। ये सच्चाई भी है, एक स्वाभाविक है। हमारी सरकार चाहती है कि 27% आरक्षण देकर के उनके चुनाव कराए जाएं और संभवतः देखो आजकल में क्या दिशा निर्देश पार्टी के होते हैं, सब लोग संगठित होकर, क्योंकि विषय विशेषज्ञों से बैठ करके हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए क्या विकल्प निकल सकता है, जिसमें हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि 27% आरक्षण के
माध्यम से हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आरक्षण भी मिले और उसका लाभ मिलकर के उसे चुनाव भी कराए जाए। खटीक साहब, होना यही चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह चलते रहेंगे, वो लड़ाई आप लोग हमेशा लड़ते ही रहे हैं, वो लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अभी फौरी तौर पर विधिक परामर्श लेकर लीगल ओपिनियन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में क्या राहत तत्काल मिल सकती है या दी जा सकती है, वो सबसे विचार का बिंदु होना चाहिए। राकेश मावई जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक, चंबल, ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं। बहुत स्वागत करता हूं मावई जी आपका। और मुझे बताइए, आपने सुनी होगी बात आपके साथी हरिशंकर खटीक साहब की, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक बीजेपी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अब आपकी तरफ से भी कुछ कानूनी ऐसी पहल होनी चाहिए। देखिए जी बोलिए जी। बोलिए। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने जिस प्रकार से जो बात करी है, ये 27% जो आरक्षण हमारे कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार लेके आई, और सरकार को जाने के बाद ये इसमें कुछ ये कोर्ट में, न्यायालय में ये प्रकरण गया जी, और उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की, वकील की जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छी तरीके से पैरवी की। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है वहाँ तक ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में बार बार क्रम 3 बार दलित दी, 3 बार इसकी डेट लगी और इसमें कोई सरकार का वकील उसमें शामिल नहीं हुआ, उसमें अपनी पक्ष नहीं रखा। और जहाँ तक बात करते हैं ये आरक्षण प्रक्रिया की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नई सरकार आती है, चाहे पुरानी सरकार हो, 5 वर्ष बाद उसके बाद पूरा सिस्टम चेंज होता है। 5 वर्ष बाद फिर उसका दोबारा से पूरा आरक्षण प्रक्रिया होती है, 5 वर्ष। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की बात जो कर रहे हैं, कांग्रेस का नेता नहीं, कांग्रेस इसके विरोध गए थे कि इसकी प्रक्रिया को, जो 2014 की प्रक्रिया को आप क्यों मान रहे हैं? जो 5 वर्ष बाद होता है, इसको रोस्टर के हिसाब से ये उसमें किया जाए, जिसको लेकर अदालत में गए। लेकिन बात ये हुई कि मामला आरक्षण पर लेकर और अदालत में सरकारी वकीलों ने पूरी पैरवी नहीं की, इसलिए ये सब हुआ था। नहीं तो और इसके साथ साथ अगर इनकी यह सरकार की मंशा ठीक है तो इसमें पैरवी करना चाहिए और ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा पहले से ही ठीक नहीं थी। और नहीं, अगर मंशा ठीक होती तो आज ये एक तरफा न्यायालय से निर्णय नहीं होता। जो सरकार के वकीलों की कमी के कारण ये हुआ, और इसके पीछे पूरा सरकार का हाथ है। मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी वर्तमान में जो चुनाव पर, जो ओबीसी के चुनाव पर जो रोक लगाई है, तो मैं कहना चाहता हूँ संपूर्ण चुनाव पर रोक लगाई जाए। ओबीसी का जो मसला पूरा निपट जाने के बाद, आरक्षण प्रक्रिया होने के बाद संपूर्ण ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए जाएं, ये मैं इनसे कहना बिल्कुल। और इसके लिए आपके पास विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश के, और आपके पास एक बड़ा फोरम है, जनता का मंदिर है विधानसभा, और वहाँ आप ताकत के साथ ये बात अपनी रख सकते हैं। दिनेश जी, ये बात तो दलील कितनी गले उतरती है, मैं लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि दोनों ही पार्टियाँ समझदार राजनीतिक दल हैं और दोनों के एक दूसरे पर आरोप हैं, तो ये तो समझ से परे है बात कि आप ओबीसी को नाराज़ क्यों करोगे। एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक। हाँ, गफलत कुछ और हो सकती है कि आप दोनों ही कुछ लाभ उठाने की मंशा रखते हैं और दोनों ही उसी चक्कर में कुछ थोड़े उलझते हुए भी नज़र आते हैं। अब इन परिस्थितियों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की उसकी रूलिंग रही, वहाँ तक जाने के बाद फिर हाई कोर्ट की तरफ गेंद आई और हाई कोर्ट ने भी उसमें अपने रोकने से इनकार कर दिया। और निर्वाचन आयोग की भूमिका निश्चित तौर पर यहाँ जिस तरह की हमें समझ में आती है, वो चुनाव कराने की भूमिका उसकी अधिक है, और इस तरह के फैसले लेने को लेकर वो कोई बहुत मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ सामने आएगा, ये कठिनाई हमेशा सामने नज़र आती है। तो अब आप क्या देखते हैं, कुछ कानूनी लंबी लड़ाई में ही उलझेगा ये मसला? देखिए, इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं शरद जी, जिस तरह की बातचीत हो रही है, क्योंकि जो भी करना है आपको, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की रूलिंग है या जिस तरह से डायस से कमेंट आए हैं इलेक्शन कमीशन को लेके भी,
और कि आप किसी के इशारे पे काम ना करें, इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन जिसने एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, उसके पास भी ऐसी कोई नज़ीर नहीं होगी ना कि वो आज की तारीख में इस स्टेज पर निरस्त कर दे, क्योंकि कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप प्रक्रिया उसको रोक दीजिए, उन्होंने ये कहा कि आप इसको कन्वर्ट करिए। तो यदि आपको ओबीसी की सीट को कन्वर्ट करना है जनरल में, तो सरकार को करना है। रोटेशनल जो भी रिजर्वेशन होता है या जिस भी रिजर्वेशन सिस्टम पर आप जा रहे हैं, तो वो तो सरकार को ही नोटिफाई करना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का जो के आदेश का उल्लंघन किस सीमा तक करेगी आपको, क्योंकि आप केंद्र सरकार होती तो फिर वो एक कोई अध्यादेश के जरिए हो जाती, क्योंकि ये विषय तो बेसिकली अब इतना ज़्यादा कोर्ट में उलझ चुका है कानूनी रूप से। तो इसका तरीका यही है कि जो भी दोनों पक्ष हैं, यदि लगता है कि ये ऑर्डर रिव्यू करने की आवश्यकता है, तो यदि उसमें कोई एक स्कोप है कि आप जो है डबल बेंच का एक डायरेक्शन है, तो आप फिर उससे ऊपर बेंच में जा सकते हैं या उसी बेंच में आप रिव्यू करने की उसमें जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, अभी तक मामला कानूनी विचार विमर्श पे चल रहा है, और इलेक्शन का जो नॉमिनेशन फाइल करने का वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम की स्थिति है, और निश्चित तौर पर यदि एक बार जब आपका नॉमिनेशन फाइल हो गया, जो प्रक्रिया चालू हो गई, तो फिर जब भी होगा ओबीसी की सीटों को छोड़ के शायद बाकी सीटों पर चुनाव हो जाएं, तो फिर जैसा उमा जी अपनी एक चिंता प्रकट कर रही हैं, वो एक फिर राजनीतिक मुद्दा आगे बनेगा। तो सरकार के पास कुछ ही समय है, बहुत ज़्यादा समय भी इस पर कोई जो है एक कॉन्क्रीट फैसला लेने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट या जो भी उनका आप अध्यादेश के जरिए जाएँ, जो भी करना चाहें उसी के जरिए हो सकता है कुछ। खटीक साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब जो वर्ग इंतज़ार कर रहा है, जो देख रहा है इस पूरी प्रक्रिया को, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी रुचि इसमें नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, किसने गलती की। उसकी रुचि ये है कि अब क्या हो सकता है। आपने एक बड़ी उम्मीद भरी बात कही है कि बीजेपी इस पर लगातार विचार कर रही है और कानूनी सलाह भी ले रही है। कुछ नई याचिकाएं, जैसा दिनेश जी भी इशारा कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन एक विकल्प होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी फैसले को लेकर फिर एक बार पुनर्विचार याचिका के साथ उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। साथ ही कुछ नए सिरे से भी याचिकाएं दाखिल करने की एक बात हो सकती है कि ओबीसी सीट्स को आप मार्क्ड कर दें, उनको चिन्हित कर दें और उनके चुनाव बाद में कराए जाएं, जब इस पर मार्गदर्शी सिद्धांत, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से स्थिति स्पष्ट हो या फिर इस पर कुछ और कोई ऐसा फैसला सामने आए जिससे प्रकाशमय हो जाएं सारी चीज़ें। तो कुछ अब ये ज़रूरी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये चीज़ अगर जनरल सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा तो ज़रूर ओबीसी तबके को ये लगेगा कि वो अपनी जो उसका एक हक था उससे वो वंचित कर दिया गया। देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उनका कार्यकाल रहा, उस समय उन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, न उनने सांस बांधने का काम किया। इसके बाद कोरोना आया, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने, उसी दिन से उन्होंने काम कोरोना पर प्रारंभ किया और लगातार उन्होंने जो इस तरीके से संघर्ष किया और मध्यप्रदेश में कोरोना जैसी स्थिति से निपटने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री ने साहस बांधा कि हमें चुनाव कराना है। जब चुनाव कराने के लिए हमारे मुख्यमंत्री तैयार हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार हुई कि समय सीमा में होना चाहिए थे चुनाव, जो निकल गए। तो जैसे साहस बांधा तो इन लोगों को अपने आप में पेट में दर्द हुआ। कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए था, और कांग्रेस से अगर कोई बात थी तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी जा सकते थे, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिल सकते थे कि ये प्रक्रिया आपकी इस प्रकार से कोई थोड़ी बहुत त्रुटि है। वैसे तो कोई त्रुटि नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी है, उसके माध्यम से चुनाव कराए जा रहे हैं। किसी प्रकार से वो नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो पद भरने का काम था वो भी दिए जा रहे थे, अनुसूचित जाति जनजाति के पद भी भरे जा रहे थे, सामान्य वर्ग के लिए भी सीटें जो थी। लेकिन इनने एक भी बात नहीं मानी। जब एक भी बात नहीं मानी तो परेशान हुए। इनने कहा हम कहाँ जाएं, तो ये भटकते फिरे इस न्यायालय में उस न्यायालय, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि चुनाव हो। ये किसी भी हालत में आज भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, ये चाहते हैं कि चुनाव अभी भी निरस्त हो जाए। लेकिन सरकार चाहती है कि चुनाव हो, लेकिन उसमें 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो, जो हम अपने पिछड़ा वर्ग के भाइयों को देना चाहते हैं। ये सरकार की मंशा है। लेकिन सरकार संवैधानिक स्थितियों का परीक्षण करा रही है और हमारी सरकार इस मामले में जुड़े हुए सभी पक्षों पर विचार कर रही है कि कोर्ट में हम अच्छे से अच्छे वकीलों को खड़ा करें
और वकीलों सरकार ने, वैसे सबको पता है कि सरकार ने कई विभागों में 27% आरक्षण के माध्यम से हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को नौकरी देने का भी काम किया, और सरकार इस चीज़ के लिए आज भी चिंतित है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ में पूरी चिंता किए हुए है, जल्दी से जल्दी उसका निराकरण भी होगा। चाहे वो हमारी सरकार हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, वो जाएंगे, अच्छे से अच्छे वकील हमारी सरकार करेगी। और इसके लिए हमारे जो, क्योंकि हम तो एक दृढ़ संकल्पित हैं कि हमें 27% आरक्षण अपने ओबीसी वर्ग को देना ही देना है। इनमें क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट गए तो इनको चुनाव के उस पर रोक लगाई, चुनाव पर रोक लगाई तो उस समय भी तो इनको बोलना चाहिए था कि आपके इसमें स्थितियाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार अध्यादेश लाई थी, ये भी अपना अध्यादेश लेके आए थे, हमारी सरकार भी अध्यादेश लेके आई थी, अध्यादेश लेके आई, और अध्यादेश में साफ निर्णय हुआ कि हम 2014 के आधार पर अपना चुनाव कराना चाहते हैं। तो इनको इस चीज़ का क्यों कष्ट हुआ? परसीमन इनने गलत ढंग से जैसे करा लिया था परसीमन, तो उस परसीमन को भी निरस्त किया अध्यादेश के माध्यम से। तो सरकार ने किया, वो सही किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सही किया। लेकिन इनको इस चीज़ की चिंता रही, और आज भी इसको इस चीज़ की चिंता है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। ये चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि चुनाव हो और आरक्षण 27% आरक्षण हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को मिले और चुनाव हो। मावई जी, अगर मैं बीजेपी के इस आरोप की बात करूं जो बार बार आपके ऊपर यानी कांग्रेस के ऊपर लगता है कि आप चुनाव नहीं चाहते हैं, कितनी इसमें आप किस तरह से देखते हैं इसको कि चुनाव अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? और दूसरा, आपके पास भी बीजेपी की तरह ये विकल्प खुला है कानूनी तौर पर कि आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें, दोबारा फिर आपके पास भी दिग्गज वकीलों की फौज है पूरी, कि फिर जाकर ये मांग की जाए कि साहब आरक्षण को किसी न किसी रूप में ओबीसी के लिए आप जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण लाया, और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकीलों के द्वारा ये सब गतिविधियां उत्पन्न हुई। हमारा तो ये है कि सरकार भी इसको लड़ाया जाए, और सरकार नहीं लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए लड़ेगी। और यहाँ तक बात है तो अगर इनको इतने पिछड़े वर्ग की अगर सहानुभूति है तो तत्काल चुनाव को रोका जाए, और जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं न्यायालय के द्वारा निपटी जाए तब तक चुनाव नहीं कराया जाए। ये हम इनसे बात करते हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस तो रोस्टर के आधार पर गई थी। कांग्रेस चाहती थी कि 5 वर्ष में जिस प्रकार से आरक्षण प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण किया जाए, दोबारा से सब वो किया जाए। लेकिन इन्होंने तो अपनी सरकार की 14 की सरकार की उसको प्रक्रिया को माना, तो ये तो गलत है ना। अगर इनको ऐसे ही पिछड़े वर्ग की चिंता है तो मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव की प्रक्रिया को रोका जाए और पूरा कोर्ट से निर्णय होने के बाद चुनाव किया जाए। दिनेश जी, ये बात जो है कि कांग्रेस का ये कहना है कि पूरी प्रक्रिया को रोक लीजिए आप, और एक बार इस पे मार्गदर्शी कोर्ट की तरफ से रूलिंग आ जाए जो वस्तु स्थिति को बहुत साफ कर दे कि साहब ये दूध का दूध पानी का पानी है, ऐसे चलिए। ये तो अभी कानूनी तौर पे संभव दिखता नहीं है इसके लिए। और अगर इसके लिए जाना भी है तो क्या फिर न्यायालय की अपनी एक सीमा है, और वो पहले भी कई बार आगाह कर चुका है कि लड़ते आप हैं और फिर उसका समाधान ढूंढने आप हमारे दरवाजे चले आते हैं, हमसे कहते हैं कि समाधान करिए, हमें पंच परमेश्वर बना देते हैं। जो चीज़ें राजनीतिक दलों को और पॉलिटिकल सिस्टम को तय करनी चाहिए वो भी न्यायालय के दरवाजे पर तय कराने के लिए राजनीतिक दल पहुंचने लगे हैं। तो कोर्ट से अब उम्मीद इसके लिए कि वो पूरी प्रक्रिया को रोकेगा या इस तरह की कोई, ये तो मुझे लगता है कि क्या आपको क्या बेस्ट ऑप्शन क्या दिखता है? तटस्थ होकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्या करना चाहिए अभी? देखिए शरद जी, कांग्रेस भी इस पक्ष में कि चुनाव रोक दें। भारतीय जनता उमा जी का जो ट्वीट है, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं वो, उनका भी यही है कि 70% जो पॉपुलेशन है उसके साथ अन्याय हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्वर एक है, क्योंकि ये संकट ऐसा है कि इसमें अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका संकट बढ़ जाएगा। अब जो महाराष्ट्र का केस है उसकी गंभीरता शायद मुझे लगता है राजनीतिक दल समझ नहीं रहे उसकी, जो इंदिरा साहनी केस है या जो दूसरा है। आप यदि ये चाहते हैं कि हमको सबसे हटके इनका कोई, हमें इन संवैधानिक संस्थाओं का कोई पालन नहीं करना तो फिर बात अलग है। लेकिन उसमें आप देखिए वो 2% भी ज़्यादा नहीं था एक्सीड महाराष्ट्र में, फिर भी उन्होंने जो है उसको वहाँ जो है रोक दिया। तो यदि किसी और राज्य में उससे ज़्यादा होगा तो फिर कैसे कोर्ट उसको स्वीकार करेगा? तो फिर उसका तरीका ये है कि आप कंटेम्प्ट के लिए तैयार रहिए और कह दीजिए इलेक्शन कमीशन को कि नहीं हम डिनोटिफाई करेंगे, आप तो चुनाव कराइए।
ये बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या हम उसकी तरफ बढ़ेंगे? ऐसा तो संभव दिखता नहीं है। इन परिस्थितियों में खटीक साहब, स्थिति बहुत जटिल से जटिल होती चली जा रही है। आपके यहाँ भी स्वर उठ रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, और एक सीनियर लीडर ये बात कह रही हैं कि चुनाव रोकना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ भी इस तरह के स्वर हों, अंदर हों, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर बेस पार्टी है, और आपके यहाँ इस पर भी मंथन हो रहा हो कि क्या इन परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग से यह आग्रह किया जाए कि साहब आप चुनाव को टाल दीजिए चंद महीनों के लिए, जब तक हम न्यायालय से एक बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हमको नहीं प्राप्त हो जाते हैं। बहरहाल ये अंदर की बात है, आप यहाँ कितना खुलकर कहना चाहें वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन इस विवाद का एक ऐसा सर्वमान्य हल तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक आकांक्षी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी का विषय है, और निश्चित तौर पर उसको वंचित करना न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के भी विरुद्ध है। देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं चाहते हैं। जब चुनाव कराने की बात आई तो चुनाव के उसमें अब ये बीच में बोलने लगे कि रोक लगा दीजिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के साथ में चुनाव हो, 27% आरक्षण के साथ में चुनाव हो, और उनकी जनभावनाओं को वो नहीं किया जा सकता, दरकिनार नहीं किया जा सकता पिछड़ा वर्ग को, क्योंकि वो भी हमारे एक परिवार के वो हैं, और 27% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस बार बार बोलती थी कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, आज जब मुख्यमंत्री जी चुनाव करा रहे हैं तो आपको कांग्रेस के लोगों को क्यों कष्ट हुआ? इधर पहले हाई कोर्ट गए, फिर दूसरी बार वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे उसका सम्मान करते हैं, चाहे बहन उमा भारती जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो, उसका भी पार्टी सम्मान करती है। दूसरा, उच्च न्यायालय है जो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, उसके आदेश का भी हमें दिशा निर्देशों को पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका भी हमें पालन करना है। लेकिन कांग्रेस को अपने गलेमान में झांक के देखना चाहिए, कि गए थे किस काम के लिए और उसके परिणाम क्या लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आए। ऐसा भी तो होना चाहिए, इनको भी तो सोचना चाहिए था, इनको भी तो ये चीज बोलना चाहिए थी। वहां पे इनके जो वकील थे, सबको पता है कि उसके वकील कौन थे, विख्यात वकील थे, राज्यसभा के सदस्य थे। वहां से कम से कम जिस चीज के लिए मुद्दा परसीमन और आरक्षण का मुद्दा जब था तो उसके आधार पर उसका रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप ही के बोलने के आधार पर और ये आदेश दिया होगा कि ऐसा होना चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, माने पिछड़ा वर्ग की सीटों को खत्म करके और सामान्य वर्ग की सीटें की जाए, ऐसा आप ही लोगों ने बोला होगा, तभी तो ऐसा फैसला मिला। एक बुंदेलखंड में, हम बुंदेलखंड के, तो हम आपको बता दें कि लोग बाग कहते हैं कि हम गए थे अपने नवदान की पंचायत को लेकर के, क्या उसका निराकरण हो जाए कि पानी कहाँ से जाएगा। लेकिन ऐसी पंचायत नहीं हमने देखने के लिए सुनी थी, जैसे कांग्रेस के लोगों ने इसको मचाने का काम किया कि वो नवदान की पंचायत में और पूरा घर ही बेच के आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा जनता को क्या संदेश दे? कांग्रेस पार्टी के लोग किस मुंह से जाएंगे वहां पे बस्तियों में बोलने के लिए? पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में ये अन्याय कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री 27% आरक्षण देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन करेंगे, उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन करेंगे। बहुत छोटी टिप्पणी, वक्त कम है मेरे पास जी। जी मावई जी, आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा है जी। जी हाँ, मैं ये कह रहा, जैसा ये कह रहे हैं माननीय मंत्री जी पूर्व कि ये कांग्रेस की पहले कहते थे चुनाव सरकार नहीं कराई, तो ये तो सामने आ गया कि अगर चुनाव सरकार कराना चाहती तो ये पहले से स्पष्ट हो रहा था, रोस्टर के आधार पर चुनाव होना चाहिए, आरक्षण प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। ये जान ही रहे थे कि कोई न कोई याचिकाकर्ता सार्वजनिक तौर पर जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आएंगे। अगर इनको चुनाव कराना होता तो स्पष्ट तौर पर सब प्रक्रिया नियम के तहत निकल के आना चाहिए, तो चुनाव होना चाहिए था। तो ये तो इनकी मंशा पहले से ही खराब थी कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। और जिस प्रकार से उसकी बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो ये प्रकरण तो पहले से ही चल रहा था, जिसको सरकार के वकीलों को उसमें अपनी पैरवी करनी थी, और ये 3 बार अनुपस्थित रहे, तब ये स्थिति पैदा हुई। तो ये मंशा सरकार की, अब इसको थोपना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ, लेकिन ये मंशा पूरी सरकार की ना तो चुनाव की थी, ना आरक्षण देने की थी। और हम जो कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रजा है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी चुनाव को रोक दिया, ना तो इसमें सामान्य वर्ग को कोई दिक्कत, ना पिछड़े वर्ग को। चलिए आज चुनाव आगे नहीं बढ़ा, 2 महीने बाद हो जाएंगे चुनाव, लेकिन जो पूरी स्पष्ट स्थिति जो करिए, क्लियर करिए। चलिए, ये वक्त बताएगा कि स्थिति कैसे और किस तरह से स्पष्ट होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ स्थिति ऐसी विचित्र बनी है
कि आरक्षण के मसले ने जिस तरह से एक जटिल स्थिति को उत्पन्न किया है, तो एक कहावत भी मुझे ध्यान में आती है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए राजनीति में, और ये सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए एक मिसाल भी है कि आपकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। बहुत साफ तौर पर आपको दिखना चाहिए कि आप राजनीति में आए हैं। तो एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि आप समाज के सभी वर्गों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में आए हैं। इसका मतलब है कि सभी वर्गों का एक समुचित प्रतिनिधित्व देना आपकी जिम्मेदारी बनता है, और इसके लिए चाहे पक्ष हों चाहे विपक्ष हों, दोनों को बराबर के दायित्व हैं इस मामले में कि आप दोनों कोई ऐसा काम ना करें जिससे समाज के किसी भी वर्ग को, कोई उसकी भावनाओं को या उसकी भागीदारी को कोई नुकसान पहुंचे। तो बड़ा प्रश्न इसने खड़ा किया है, क्या राजनीति का दायरा बहुत संकीर्ण हो रहा है? क्या राजनीति कुछ ऐसे मुद्दों के इर्द गिर्द उलझ रही है जिसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे अमृत मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो आप जब मंथन करेंगे तो दोनों स्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन आप अमृत तो लेना चाहते हैं और विष के लिए कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। ये जनता सब देख रही है साहब, बहुत सावधानी से रहिए, संभल कर रहिए। जनता को किसी भी दृष्टि से ये नहीं सोचिए कि जनता इन चीज़ों को देखकर ये नहीं समझती है कि अमृत किसके पास है और विष किसके पास है। बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर खटीक साहब, बहुत शुक्रिया राकेश मावई जी, और बहुत धन्यवाद करता हूँ दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़